नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक और नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है दोस्तों, इसके पहले हम लोग जो है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी और फ्लोरीमेट्री जो है उसको ख़त्म कर चुके हैं और आज हम लोग जो है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या कहते हैं? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। दोस्तों जैसे आपने यूवी रेडिएशन देखा था, विजुअल रेडिएशन देखा था, आईआर ये भी एक तरह की रेडिएशन ही है, आईआर रेडिएशन। तो इसको अलग अलग नाम से क्यों जानते हैं? जब सारे रेडिएशंस ही हैं, इसको अलग अलग नाम से क्यों जानते हैं? क्या आपने कभी सोचा? दोस्तों ये आईआर रेडिएशन या यूवी रेडिएशन या विजुअल रेडिएशन सब रेडिएशन है, लेकिन डिफरेंस इसमें इतना है कि इनकी एनर्जीज अलग अलग हैं, इन सारों की वेवलेंथ अलग अलग है, इन सारों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, इसलिए इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है और अलग अलग इसकी स्टडी की जाती है। तो ये जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें जो है जनरली इसको आपको और इसका क्या एक दूसरे से रिलेशन है, एनर्जी का क्या रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, आपका वेवलेंथ से, ये सारे इन्फॉर्मेशन अगर जो आपको चाहिए तो इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग डिटेल से इसको बताएं कि एक दूसरे से क्या रिलेशन है और इस वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन क्या होता है, ये सारे को डिटेल में बताया गया है। दोस्तों यहाँ हम लोग जो है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और उसी में आपको एक चीज़ और बताया गया था, वो भी यहाँ उसका रिलेशन है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम लोग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? कि इसमें जो है आपको बताया गया था मॉलिक्यूल्स में 3 टाइप्स की एनर्जी होती हैं, जिसमें कौन कौन सी अगर जो आपको याद हो तो बताइए। पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, दूसरा जो है आपका वाइब्रेशनल एनर्जी, तीसरा जो है आपका रोटेशनल एनर्जी। तो जो मॉलिक्यूल्स जब रेडिएशन पास किया जाता है किसी भी सैंपल सेल से, तो उसको जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो 3 तरह की उसमें चेंजिंग होती है। तो इसमें जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें वाइब्रेशनल चेंजिंग होती है, तो उसकी स्टडी हम लोग करते हैं वाइब्रेशंस की। अब वाइब्रेशंस क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको पता होगा दोस्तों कि आपका मोबाइल फ़ोन है, ये आपका मोबाइल फ़ोन है जिस पे आपका वीडियो मान लीजिए बन रहा है। तो ये मोबाइल फ़ोन है, जब आप वाइब्रेशनल मोड में कर देते हैं और जब आपसे फ़ोन कोई कॉल करता है तो किस तरह से, इस तरह से वाइब्रेशन होता है, इस तरह से वाइब्रेशन होता है। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स में जो है वाइब्रेशनल जो चेंजिंग होती है उसकी स्टडी जो है हम लोग करते हैं। इसलिए यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आप देखिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ आल्सो नोन एज, यहाँ आप देखिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसको कहा जा रहा है। एंड इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर रेडिएशन, और इसमें आईआर रेडिएशन की स्टडी करते हैं। एंड देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है, व्हिच रिजल्ट्स इन द वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, जिसमें वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होता है। ठीक है, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, and IR spectra is mainly used in structural elucidation to determine the functional group। दोस्तों IR स्पेक्ट्रा का जो सबसे मेन यूज़ है स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन में, और स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन में उसका फंक्शन क्या है? फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन। तो जो फंक्शनल ग्रुप कोई भी कंपाउंड्स है उसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो कैसे डिटरमाइन होगा? कोई कंपाउंड आप सिंथेसाइज किए, उस कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन है वो मेनली जो है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा ही पॉसिबल है। तो इसको आप हमेशा याद रखेंगे। तो वही चीज़ देखिए यहाँ आपको बताई जा रही है, ये देखिए कि एनर्जी ऑफ द, ऑलरेडी वी हैव नोन दैट एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, जो हम बताएं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, 3 तरह की एनर्जी होती है। तो इसमें आईआर रेडिएशन में जो है हम लोग वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल में जो चेंज होती है मॉलिक्यूल्स में उसकी स्टडी करते हैं, इसलिए इसको हम क्या करते हैं? वाइब्रेशनल इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। यहाँ आपने ऊपर देख लिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट जो है ये चलिए जो है हम लोग तो इसका प्रिंसिपल देखने से पहले दोस्तों एक चीज़ समझना आपको बहुत ज़रूरी है। इसका जो प्रिंसिपल है उसको समझने से पहले एक चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं। ये देखिए, कोई भी आज तक देखे होंगे, कोई भी बॉन्ड्स हम लोग जो है जो फार्म करते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा हम इस तरह से कर देंगे। कोई भी बॉन्ड्स हम लोग फार्म करते हैं इस तरह से, तो हम लोग जो है कैसे फार्म करते हैं? एक मिनट आपको ऐसे इस तरह से
ये देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी, अब तक आपने देखा होगा दोस्तों कि कोई भी, जैसे मान लीजिए हम लोग मेथेन का फार्म करते हैं, मेथेन है, मेथेन का स्ट्रक्चर ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। तो इसमें यहाँ ये एक चीज़ ये है, मान लीजिए एथेनॉल है, एथेनॉल का स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रा करेंगे? तो इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, ये देखिए कार्बन से, उसके बाद CH2, CH3 हो गया, CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और OH, इस तरह से आप जुड़ा। तो इसमें बॉन्ड्स कैसे हम लोग दिखाते हैं? इस तरह से हम लोग बॉन्ड्स दिखा रहे हैं, इस तरह से बॉन्ड्स जुड़ा होता ये, लेकिन एक्चुअली ये नहीं होता है। ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये हम लोग दिखाते हैं तो ये तो ऐसे लगता है कि ये एक दूसरे से जो है रिजिड होते हैं, रिजिड स्ट्रांगली जो है ये बॉन्ड होते हैं, तो ये रिजिड स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली बॉन्ड ऐसे नहीं होते हैं। तो इसको हम लोग इरेज करके आपको ऊपर यहाँ दिखाते हैं, ऊपर यहाँ देखिए, ये देखिए बॉन्ड्स, ये इथेनॉल का ही स्ट्रक्चर है, ये देखिए इथेनॉल का ही स्ट्रक्चर है। इसमें ये आपका कार्बन है, और इस कार्बन से जो है आपके क्या जुड़े हुए हैं? ये हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए इस कार्बन से, CH3 हो गया, और दूसरा जो है ये कार्बन हो गया आपका, और ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। और ये दूसरे कार्बन से जो है आपके क्या जुड़े हुए हैं? 2 आपके हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इस ऑक्सीजन से जो है एक हाइड्रोजन जुड़ा। तो ये देख रहे हैं ये बॉन्ड्स हैं, लेकिन ये बॉन्ड्स क्या हैं? एनालोगस टू स्प्रिंग, ये स्प्रिंग के समान है। ये जो कार्बन के बीच में बॉन्ड्स हैं, ये देखिए कार्बन के बीच में बॉन्ड्स हैं, या आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ये कार्बन हाइड्रोजन की। तो ये बॉन्ड्स आप देख रहे हैं किस तरह स्प्रिंग की तरह शो किया गया है, स्प्रिंग की तरह बना है कि नहीं बना। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये रिजिड नहीं होते हैं, ये स्प्रिंग के समान होते हैं, और इसमें क्या होता है? हमेशा वाइब्रेशंस होते रहते हैं, ठीक है। तो इसको तो ये चीज़ समझ गए कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं एक दूसरे से, जो एटम्स जुड़े होते हैं बॉन्ड से जुड़े होते हैं, लेकिन ये जो बॉन्ड्स हैं वो रिजिड नहीं होते हैं, सॉलिड नहीं होते हैं, वो स्प्रिंग की इस तरह से स्प्रिंग के समान होते हैं, और एक दूसरे, और जिसके कारण इसमें वाइब्रेशंस होते रहते हैं, ठीक है। तो उसको आप यहाँ देखिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इस वाइब्रेशन को, तो वाइब्रेशन जिसको नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है। इस वाइब्रेशन को क्या कहते हैं? नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए, अब ये चीज़ समझ गए। अब यहाँ आप देखिए नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं, जो वाइब्रेशन कंटिन्यूअस होते रहते हैं, तो ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल देखिए, इन एनी मॉलिक्यूल इट इज़ नोन दैट एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स आर कनेक्टेड बाय बॉन्ड, these bonds are analogous to spring, ऑलरेडी आप समझ चुके, एंड दे आर नॉट रिजिड in nature because of the continuous motion of the molecule. They maintain some vibration with sub frequency characteristic to every portion of the molecule. This is called as natural frequency of vibration, जो हम बताएं जिसको natural frequency of vibration कहते हैं। अब जो है जो फिर जो IR रेडिएशन जो अप्लाई करते हैं, जो IR रेडिएशन पास करते हैं, तो जो IR रेडिएशन, अप्लाइड IR रेडिएशन की जो फ्रिक्वेंसी है नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन से जब मैच कर जाती है, इक्वल हो जाती है, तभी एब्जॉर्प्शन उसका होता है। तो देखिए, व्हेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ IR रेडिएशन इज अप्लाइड, IR रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी अप्लाइड हो गई, और व्हेन अप्लाइड इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू दी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है उसके जब फ्रीक्वेंसी और जो अप्लाइड IR फ्रीक्वेंसी है दोनों मैच कर जाती है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन टेक्स प्लेस एंड पीक इज ऑब्जर्व। तो उसके बाद जो है IR रेडिएशन एब्जॉर्ब उसका देखने को मिलता है और पीक्स ऑब्जर्व होती है। तो ये प्रिंसिपल है इसका IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ये चीज़ अब आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है बाकी ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। इसको हम नीचे का पोर्शन इरेज कर दे रहे हैं, सॉरी। तो ये जो है आपका, तो ऊपर का ये चीज़ समझ में आ गया कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये स्प्रिंग के समान होते हैं, ये चीज़ दिया गया है, और ये एक दूसरे से इस तरह से जुड़े होते हैं, ठीक है। वही चीज़ देखिए यहाँ लिखी भी गई है, ये देखिए, every bonds are portion of the molecule or functional group require different frequency for absorption। तो सारे सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो सब जो है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी उनको चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए। हैंड कैरेक्टरिस्टिक पीक इज ऑब्जर्व फॉर एवरी फंक्शनल ग्रुप और पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल।
तो इसी के कारण जो है हमको कैरेक्टरिस्टिक पीक मिलती है, लेकिन एवरी फंक्शनल और आर पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, सब पार्ट का अलग अलग जो है एब्जॉर्प्शन मिलता है। इन अदर वर्ड्स, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, IR स्पेक्ट्रा इज़ नथिंग बट द फिंगरप्रिंट ऑफ द मॉलिक्यूल। इसलिए IR स्पेक्ट्रा को हम लोग क्या कहते हैं, फिंगरप्रिंट, मॉलिक्यूल का फिंगरप्रिंट कहते हैं। फिंगरप्रिंट का मतलब एक तरह से आप कहते हैं फोटो कापी उसकी होती है, ठीक है। तो उससे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो है आपका बहुत ज़्यादा आइडिया जो है लग जाता है किसके, मॉलिक्यूल्स के बारे में, आपके कंपाउंड के बारे में, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अब आप जो है इसकी ये समझ लीजिए, देखिए IR जो रेंज होती है वो, जैसे आपने UV में क्या देखा था, UV का जो रेंज क्या था वो 200 to 400 नैनोमीटर था। विजिबल का रेंज क्या था, 400 to 800 नैनोमीटर रेंज था। इसी तरह इसकी UV की, इसी तरह जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी रेंज होता है। यहाँ देखिए दिया हुआ है, इसका रेंज है आपका, और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला आपका मिड IR रीजन जो सबसे अधिक यूज होता है, उसके बाद नियर IR रीजन सेकंड है, उसके बाद फार IR रीजन, ठीक है। 3 पार्ट्स में जो है इसके रेंज को डिवाइड किया गया। तो आइए देखते हैं। इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, देखिए इन फार्मास्यूटिकल वी यूज़ इंफ्रारेड रेडिएशन मिड IR का 25 माइक्रॉन टू 2.5 माइक्रॉन, किसी बुक में 15 माइक्रॉन टू 2.5 माइक्रॉन लिखा है। इसको वेव नंबर में आप कन्वर्ट करेंगे तो 400 सेंटीमीटर्स टू 4000 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और देखिए नियर IR रीजन जो है 0.8 माइक्रॉन टू 2.5 माइक्रॉन ये है, और फार IR रीजन क्या है 25 माइक्रॉन टू 1000 माइक्रॉन, ठीक है, विच इज़, लेकिन ये जनरली जो है फार्मेसी में यूज़ नहीं होता है, ठीक। तो ये चीज़ आप समझ गए। और जो आप इसके पहले UV और विजुअल में देखा था, हम लोग वेव लेंथ यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वेव नंबर यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका रेंज ज़्यादा होता है और इससे अधिक इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है, ठीक है। तो यहाँ वही चीज़ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आपका, इन IR स्पेक्ट्रा वी यूज़ वेव नंबर्स इंस्टेड ऑफ वेव लेंथ फॉर दी मॉनिटरिंग द कैरेक्टरिस्टिक पीक। तो हम लोग यहाँ क्या यूज़ करते हैं, वेव नंबर यूज़ करते हैं, जबकि वहाँ जो है IR और विजुअल में, फ्लोरीमेट्री सब वेव लेंथ यूज़ करते थे, ठीक है। बिकॉज वेव नंबर्स आर लार्जर वैल्यूज़ एंड ईजी टू हैंडल देन वेवलेंथ, तो इसकी वैल्यूज़ लार्जर होती है और इसको इजीली हैंडल किया जा सकता है। विच विल शो ओनली स्मॉल डिफरेंसेस बिटवीन फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप में स्मॉल डिफरेंसेस शो करता है, ठीक है। और पहले चैप्टर में आपको वेव नंबर बताया भी गया था, लेकिन यहाँ आपको भी एक ये बताया जाए। देखिए वेव नंबर इज़ नथिंग बट इन नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर में कितने नंबर ऑफ वेव्स हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 1 अपॉन वेव नंबर इन माइक्रॉन मल्टीप्लाई बाय 10⁴ इक्वल टू वेव नंबर पर सेंटी, वेव लेंथ इन माइक्रॉन तो मल्टीप्लाई बाय 10⁴ ये हो जाएगा वेव नंबर पर सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब एक चीज़ ये हो गया आपका। और नेक्स्ट है आपका क्राइटेरिया फॉर ए कंपाउंड टू एब्जॉर्ब IR रेडिएशन। तो IR रेडिएशन एब्जॉर्प्शन के लिए क्या क्राइटेरिया, 2 क्राइटेरिया बताई गई है। पहला ऑलरेडी आप लोग अभी देख चुके हैं, क्या उसके प्रिंसिपल में, कि जो अभी को बताए थे उसके प्रिंसिपल में क्या बताया गया था, अप्लाइड IR फ्रिक्वेंसी शुड बी इक्वल टू दी नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो जो उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी हमने बताया था कि मॉलिक्यूल्स जो है बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये बॉन्ड में कंटिन्यूअस मोशन होता रहता है, तो इसको क्या कहते हैं, नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। और जब ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो अप्लाइड IR फ्रिक्वेंसी है, जो हम लोग IR रेडिएशन पास कर रहे हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी और नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो है वो मैच कर जाती, इक्वल हो जाती है, तो IR रेडिएशन जो है वो पॉसिबल होता है। और दूसरा चेंज इन डाइपोल मोमेंट, ठीक है, अदरवाइज कंपाउंड डू नॉट गिव IR पीक्स। तो ये क्राइटेरिया ये होनी चाहिए, 2 क्राइटेरिया है एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन के लिए, ठीक है। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन है IR का, और IR को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों कहते हैं ये चीज़ आपको पता चल गई, और इसका प्रिंसिपल क्या है, और ये इसका रेंज क्या है IR का। जैसे इसके जो रेंज है इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है IR रेडिएशन को, मिड IR रीजन, नियर IR रीजन, फार IR रीजन, और इसमें जो है वेव नंबर्स का यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ वेव लेंथ। तो ये सारी चीज़ें आपको कन्फर्म हुई,
और ये 2 क्राइटेरिया IR रेडिएशन के लिए आपने जाने, ठीक है। तो ये IR रेडिएशन, IR का ये जो आपका टॉपिक है, यहाँ हम लोग इसको स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करके फिर हम लोग फिनिश करने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।